हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी तरफ से पूरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट तैयारी की जाएगी। ओके, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9653013950 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी 2022 में कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस और आपके लिए आज से स्टार्ट हो रही है एक नई सीरीज पॉलिटी की। उस पॉलिटी की सीरीज में क्या होगा, लक्ष्मीकांत बुक को कवर किया जाएगा। फ्रॉम प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड उसको कवर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। याद रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब ये नहीं रहेगा कि इंग्लिश में है या हिंदी में है। पीडीएफ भी आप देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इस पीडीएफ को लिया गया है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप विजिट कर सकते हैं इस चैनल पर, टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम पर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें यही बताया गया है कि 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लाइज होती है और वो इंडिया में आती है एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। उस समय जो क्यून थी वो कौन थी, उस समय जो क्यून थी बेसिकली आप देखें तो एलिजाबेथ क्यून थी और उन्होंने इनको परमिशन दी थी कि वहाँ पर जाकर आप ट्रेडिंग करें। अब वहाँ पर ट्रेडिंग करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर फरमान्स वगैरह इनको इशू होते गए। इन्होंने यहाँ पर फरमान्स वगैरह मिले। फरमान्स वगैरह के साथ इनको दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स के बाद इन्होंने यहाँ पर युद्ध वगैरह लड़े। युद्ध युद्ध वगैरह लड़े। ओके, युद्ध वगैरह लड़ने पर इनको बेसिकली बंगाल का पूरा रिसोर्स वगैरह मिला। ओके, फिर बंगाल का पूरा रिसोर्स वगैरह बढ़ा और इसी तरीके से इन्होंने बाकी जो किंगडम्स थी उनको हराते हुए, ठीक है, उनको किंगडम्स को हराया यहाँ पर। एंड फाइनली क्या होता है, बाद में सारी किंगडम्स वगैरह हारती हैं, डलहौजी आते हैं। और 1857 में आप देखेंगे कि 1857 में क्या हुआ। 1857 में आप यहाँ पर देखें, 1857 में यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम 1857 रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और जब वो रिवॉल्ट हुआ बेसिकली तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, उस रिवॉल्ट के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपनी का रूल था, कंपनी का रूल यहाँ पर खत्म होता है। कंपनी का रूल खत्म हुआ और यहाँ से क्या होता है, आपका क्राउन रूल चालू होता है। ओके, सो कंपनी का रूल यहाँ पर खत्म हुआ है, याद रखिए। और जो तक वो कंपनी का रूल था, यही सारे पॉइंट्स आप देखेंगे इसमें लिखे हुए हैं। कंपनी का रूल कब से कब तक का हुआ, 1773 से 1858 का कंपनी का रूल रहा आपका। और फिर क्राउन का रोल होता है 1858 से 1947 में आपका क्राउन का रोल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी और क्राउन का रोल खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पर अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, ओके, आइडियोलॉजी चेंज होती गई, हमारी आइडियोलॉजी चेंज हुई। अब क्या हुआ, अभी देश को आज़ाद कराने के लिए नए नए स्टेप्स यहाँ पर लिए गए। अब जो उसी स्टेप्स में एक स्टेप 1934 में एक डिमांड थी जो कि आपकी एम एन रॉय के द्वारा रखी गई थी। वो डिमांड क्या थी एम एन रॉय के द्वारा, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाए। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाए, संविधान सभा यहाँ पर फॉर्म की जाए, संविधान सभा यहाँ पे फॉर्म की जाए। एम एन रॉय की यहाँ पर एक डिमांड आई वहाँ पर 1934 में। ऐसा क्यों, उनका मानना था कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा ही बनना चाहिए। ये डिमांड पूरी होते होते 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है तब आप देखेंगे ये डिमांड को संविधान सभा यहाँ पे बनाई जाती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है और यहाँ पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा एक पृष्ठभूमि बनाया जाता है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहा आपका। लेकिन अभी हमें देखेंगे कि और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने तो उसमें कई सारी चीजें जो हमने ली, ठीक है, जो हमने ली वो आपकी कहाँ से ली, वो हमने आपके कंपनी रूल्स और क्राउन रूल्स के उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए देखें। आप देखें 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको मोस्टली हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उसका था वो कवर अप किया है अपने प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में। तो उसके लिए हमको ये पढ़ना होगा कि कंपनी रूल और क्राउन रूल में किस तरीके से आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। ओके, अभी सबसे पहला जो यहाँ पर आया एक्ट वो आया 1773 में। ओके, 1773 में जब ये आया तो 1773 में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग हो गई थी कि क्राउन का, ठीक है, जो ब्रिटिश राज है वो कंपनी के ऊपर अपना अधिकार बना सके। ऐसा क्या हुआ, आप देखें यहाँ पर 1757 में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इसके पहले कर्नाटक वार हुआ, ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इसका मराठाओं से युद्ध कभी भी हो सकता था।
मैसूर से युद्ध हुआ। तो ये सब सारी जब चीजें हुई तो इससे क्या हुआ, कंपनी क्या हुई, कंपनी चली गई आपकी कर्जे में। जब कंपनी कर्जे में चली गई, ओके, कंपनी चली गई आपकी कर्जे में। अब जब कंपनी कर्जे में चली गई तो कंपनी गई किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई कंपनी, और वहां पे उन्होंने कहा कि हमारी हेल्प की जाए। और ब्रिटिश पार्लियामेंट तो एक मौके की उसमें बैठा ही था कि कंपनी के ऊपर कैसे, क्योंकि वहां पर जो बाकी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे, क्योंकि यहाँ से जो भी ब्रिटिश सर्वेंट था, कंपनी का सर्वेंट था, बहुत ही ज्यादा सैलरी, बढ़िया रिच मैन बन के जा रहा था इंडियन का रिसोर्सेस ले लेके। दूसरा, इनकी मोनोपोली थी ट्रेडिंग वगैरह में, तो वो बेसिकली वैसे भी यहाँ पे बड़े नाराज थे ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस कंपनी के ऊपर। उनको यहाँ पर मौका मिला अपना कंट्रोल कंपनी के ऊपर लाने पे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पैसा देंगे, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स होंगी, आपको वो फुलफिल करनी होंगी। अब वो क्या थी, वो इस टाइप से वो डिमांड्स यहाँ पर लेके आए। सबसे पहले क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को यहाँ पर आप देखें गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल को एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ओके, जिसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। गवर्नर जनरल विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें थे आपके 4 मेंबर्स, उसमें क्या थे आपके 4 मेंबर्स थे, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, आगे क्यों रिफॉर्म्स पे वो इसी पे बेस्ड होंगे आपके। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, तीसरा पॉइंट हुआ कि जो आपके गवर्नर हैं, आपके बॉम्बे के गवर्नर हैं, प्लस जो आपके यहाँ पर बंगाल के गवर्नर हैं, ओके, बॉम्बे के गवर्नर हैं और जो बंगाल के गवर्नर हैं आपके, वो बेसिकली उनका क्या होगा यहाँ पर, वो गवर्नर जनरल के यहाँ पर अंडर में लाए गए, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि पहले क्या होता था, यही चीज इसमें लिखी हुई है, जबकि पहले क्या होता था, पहले वो अपने सेपरेट सेपरेट काम कर रहे थे और सभी एक समान थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, चौथा पॉइंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, 1774 सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ विथ चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जज को यहाँ पर नियुक्ति की गई, यहाँ पर ओके फॉर्म किया गया। इसके बाद हम देखें कंपनी को, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्हें बेसिकली रिश्वत लेने से मना किया गया, और प्राइवेट ट्रेड, मतलब कि प्राइवेट ट्रेड जो कि पर्सनल ट्रेड है वो नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया कि अभी जो होगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कौन होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आप देखें, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। उनको बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी उनका रेवेन्यू है, आमदनी हो गई जो उनकी, सिविल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, और वो रिपोर्ट जाके आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। 5 पॉइंट, अब वो 5 पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल हो गया, फिर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद फॉर्म की गई। तीसरा, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम बनाया गया, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन लाया गया। चौथा, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज किया गया। पांचवा, प्राइवेट ट्रेड और ब्राइबरी के लिए, रिश्वत के लिए मना किया गया। छठवां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहां पर आई, मैंने आपको पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बताया, पहला पॉइंट बताया कि दूसरा यहाँ पर देखें, जो ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, तो अगर आप देखें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, अगर वो एक गुट बना ले अपना, तो अगर वो सब साथ में हो जाएं तो मेजोरिटी से डिसीजन लेना था, तो वो आराम से गवर्नर जनरल की बात को टाल सकते हैं। तो फिर गवर्नर जनरल का काम क्या रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये, क्योंकि इसकी पोजीशन को, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसकी पोजीशन की कोई अहमियत नहीं रहेगी थी, क्योंकि अगर वो एक साथ हो गए तो इसकी क्या वैल्यू हुई, कुछ वैल्यू नहीं हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एस्टेब्लाइज किया, पर सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल के पास भी कुछ जुडिशियल पावर्स थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपका बंगाल में अकेला रहेगा, या फिर ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पे सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पंजा फैला चुकी है, पूरे में रहेगा। अपील्स आती हैं अगर, तो अपील्स, अब अपील्स जो आएंगी प्रोविंशियल कोर्ट से, ओके, जो आपके स्थानीय कोर्ट से, अगर वहां से जो अपील आएंगी वो अब किसके पास जाएंगी, गवर्नर जनरल के पास जाएंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर क्या हो गया, एक क्वेश्चंस क्रिएट कर गया था, लूप होल्स था यहाँ पर। तो इन सब के लिए क्या हुआ, एक एक्ट आया 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हें यहाँ पर पूरा किया गया, ओके।
अब उन एक्ट्स में क्या लिखा था, उन एक्ट्स में लिखा था कि गवर्नर जनरल, वो एक्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट पर बेस्ड था, आपका याद रखिएगा वो एक्ट क्या था, पूरा सुप्रीम कोर्ट पर बेस्ड था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें क्लियर की गई। इसमें बताया गया कि गवर्नर जनरल बेसिकली और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया इवन जो कंपनी के सर्वेंट हैं, जो कंपनी के नौकर हैं, ओके, जो कंपनी के सर्वेंट हैं बेसिकली यहाँ पर, उन पर भी अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट करते हैं तो उन पे भी कोई भी यहाँ पर कंप्लेंट वगैरह नहीं हो सकती है, ओके। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सारे मैटर्स पे ले सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू मैटर पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दखलबाजी नहीं कर सकता, एक्सक्लूड कर दिया गया था रेवेन्यू मैटर्स पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाहर है। दूसरा, कंपनी के अगर सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ कर देते हैं तो वो बाहर हो गए। तीसरा, रेवेन्यू मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट की पहुंच खत्म हो गई। चौथा, यहाँ पर बताया गया कि ये सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित है, जो कलकत्ता के लोग हैं ये सिर्फ वहां तक ही सीमित है। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए पांचवा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि उनको जो पर्सनल सिविल मैटर्स में पर्सनल लॉ का यूज करना होगा, जो हिंदू के लॉ हैं और जो मुस्लिम्स लॉ हैं उनका यूज करके सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर फैसला देना होगा। छठवें पॉइंट में क्या बताया गया, छठवें पॉइंट में अपील की बात की गई। उसमें बताया गया कि जो भी अपील आप देखेंगे, जो भी अपील आएगी वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास आएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए। इन सब की चीजों को देखने के बाद फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये देखिए आप यहाँ पर भी किया, धीरे धीरे वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करना था। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर जो कंपनी के फंक्शन थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कॉमर्शियल फंक्शन हो गया आपका, जिसको हम वाणिज्यिक कार्य कहते हैं, और एक हो गया आपका पॉलिटिकल फंक्शंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। वाणिज्यिक कार्य हो गया और राजनीतिक कार्य में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली नियंत्रण बोर्ड है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या है आपका, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर दी जाएगी, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए तो कॉमर्शियल मैटर्स जो हैं आपके, ओके, कॉमर्शियल मैटर्स बेसिकली जो हैं आपके वो कौन मैनेज करेगा, कॉमर्शियल मैटर्स मैनेज करेंगे आपके नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी की है। और जो नई बॉडी बनाई गई वो आपके पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं, राजनीतिक मैटर्स जो हैं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर देखेगा। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आपको पूरा सुपरवाइज करना होगा, जो कि आपके सिविल और मिलिट्री मैटर्स हैं वो सारी चीजें, मतलब कि अब यहाँ पे कॉमर्शियल, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को बांटा। और ये आप देखें यहाँ पर ये लिखा है कॉमर्शियल वाणिज्यिक कार्य, ठीक है, वाणिज्यिक, और यहाँ पर आप देखें पॉलिटिकल मैटर्स। तो ये कौन देखेगा, ये देखेगा बेसिकली आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, ये देखेंगे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन देखेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सुपीरियंट में, मतलब कि पूरी यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर इनको देनी होगी। तो अब यहाँ पे ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा इस एक्ट में क्या हुआ, दो रीजंस के लिए ये एक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि यहाँ पर पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में, यही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है, ओके, इंडिया में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, मतलब कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया में कहा गया। कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वो द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशन इंडिया, कि अब वो ब्रिटिश की भूमि है, ओके। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब यहाँ पर सुप्रीम हो चुकी थी, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल मैटर्स में यहाँ पर क्या होगा, कंपनी को लीड करेगी कि किस तरीके से वो मैटर्स को होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर आप देखें 1784 में, 1786 में आप देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए कहा गया कि आप इस पोस्ट को लें, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर स्टडी करते हुए समझ गए थे कि गवर्नर जनरल के पास पावर नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल को पहले तो आप ओवर राइडिंग पावर दें।
ओवर राइडिंग पावर मतलब कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अगर कोई भी डिसीजन वो लेती है मेजोरिटी से, तो गवर्नर जनरल के पास पावर होना चाहिए कि वो इस डिसीजन को नकार दे, वो इस डिसीजन को नहीं मानेगा, तो ओवर राइडिंग पावर होना चाहिए। दूसरा, गवर्नर जनरल ऐसा कमांडर इन चीफ भी होना चाहिए। ओके, तो इस एक्ट में ये दो चीजें यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी उनको माना गया और उनको किया गया। आफ्टर दैट यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आते हैं और इसी के साथ अब क्या होगा, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखें आप, ओवर राइडिंग पावर दे दी गई 1793 में, ठीक है, ओवर राइडिंग पावर दे दी गई अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, और साथ ही साथ जो बाकी गवर्नर से प्रेसिडेंसीज में उनके ऊपर भी इनको सुप्रीम कंट्रोल यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, अब यहाँ पे क्या हुआ 1793 में, यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मोनोपोली, जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड में, उसको बढ़ा दिया गया, कहा गया भी अगले 20 साल तक आपकी मोनोपोली ही रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, टाइम डिफाइन कर दिया गया, टाइम डिफाइन किया गया कि 20 साल। अब यहाँ से टाइम डिफाइन होना चालू हो गया 20 साल के लिए। यही आप देखें यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी सेम पॉइंट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कंपनी की मोनोपोली अगले 20 साल के लिए क्या होगा आपका, बढ़ा दी गई, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जो कमांडर इन चीफ होंगे वो आपके गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसके मेंबर नहीं होंगे अगर उन्हें अपॉइंट, जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, अभी आपको पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के मेंबर्स यहाँ पे हुए, तो इनकी सैलरी कहाँ से हुई, तो उसमें आया कि इनकी सैलरीज जो इंडियन के रेवेन्यूज होंगे उनसे इनकी सैलरीज को यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो 1793 में क्या हुआ, आपने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पूरी की गई। ओके, तो सारी चीजें आप क्या करेंगे, स्टोरी के फॉर्म में लिंक कीजिएगा, तभी आपको ये याद होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पूरी की गई, गवर्नर जनरल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और बाकी प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको इनकी अधीन लाया गया। फिर ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 साल के लिए कंपनी को दिया गया कि आपकी ट्रेड मोनोपोली रहेगी। और कमांडर इन चीफ के लिए क्या कहा गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर्स नहीं होंगे जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओके, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी की बात हुई वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अभी मैं वहां पर 1793 में क्या हुआ, 1793 में मोनोपोली, जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो इंक्रीज की गई थी 20 साल के लिए। तो अब 1813 में 20 साल के लिए इंक्रीज की गई थी, तो 1813 में वो मोनोपोली खत्म कर दी गई कि अब ब्रिटिश कंपनी जो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी मोनोपोली इंडिया के साथ खत्म होती है ट्रेडिंग की। हालांकि चाय में और चाइना के साथ इनकी मोनोपोली बनी रहेगी, लेकिन इंडिया के साथ इनकी मोनोपोली ट्रेड में खत्म होती है। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट, मोनोपोली खत्म होती है। और यहां पर कहा गया कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश क्राउन की जमीन हो गई है, क्लियरली यहां पर बोला गया। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर भेजा गया, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको दिए गए यहाँ पर फंड के रूप में। और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स जो थी उनको टैक्स करने के लिए बोला गया कि आप जो वहाँ पे लोग हैं उनसे आप टैक्स लें और इन्हें भी आप पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोपोली कहाँ खत्म की गई, तो 1813 में मोनोपोली खत्म की गई, याद रखिएगा। ओके, और फिर से 20 साल का टाइम देकर इनको आगे दे दिया गया कि अगले 20 साल तक आप संभाल सकते हैं। आफ्टर दैट 1833 में क्या हुआ, केंद्रीकरण की सीमा पार हो गई। इस यहाँ पर टोटल केंद्रीकरण आप देखेंगे 1833 में यहाँ पर आपको टोटल केंद्रीकरण मिलता है, जहां पर गवर्नर जनरल के पास सारे पावर यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, चाहे वो आपके सिविल मैटर में हो, चाहे वो आपके सिविल मैटर में हो या मिलिट्री मैटर्स में हो, सारे पावर गवर्नर जनरल के पास यहाँ पर आ जाते हैं। और आपके यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। ओके, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो याद रखिएगा, लॉर्ड गवर्नर यहाँ के भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दूसरा,
जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास उनकी टोटल पावर्स ले ली गई, लेजिस्लेटिव पावर्स वगैरह सारी खत्म कर दी गई यहाँ पर। अब सारे पावर्स किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए कि पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए जहां जहां तक ब्रिटिश सरकार फैली हुई है, ओके, वो सारे पावर किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। यहाँ पर वो सारे पावर, असीमित अधिकार यहाँ पर उन्हें दे दिए गए। ठीक है, अब असीमित पावर है उनको यहाँ पर दे दिए गए। और अभी तक जो था, जो भी लॉ वगैरह बनते थे उनको रेगुलेशंस बोलते थे, अब उनको क्या बोलते हैं, अब उनको हम एक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहले कानून बनाए गए हैं उनको क्या बोलते थे, नियामक कानून बोला जाता था। अब उन्हें क्या बोला, अब ओके बनाए गए हैं इसके अंदर कानून को नियामक कानून कहा गया है। अब उनको नियामक कानून कहा गया, पहले जो बनाए जाते थे उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया है। तो याद रखिएगा इस चीज को भी आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी टोटल क्या हो गई आपकी, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में यहाँ पर काम करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो व्यापारिक निकाय के रूप में ही काम करेगी, यहाँ पर सिर्फ वो एडमिनिस्टर करेगी चीजों को, प्रशासनिक काम करेगी, सिर्फ एडमिनिस्टर करेगी चीजों को। और अपनी जो कि ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के विश्वास पे वो काम करेगी। और यहाँ पर पूरा काम उसका सिर्फ एडमिनिस्टर रहेगा, ना कि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सिर्फ वो विश्वास के उस पर काम कर रही है। याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद इसमें एक और चीज की गई थी, सिविल सर्विस के लिए इंडियंस को लिए एग्जाम ओपन करने की बात की गई थी, हालांकि वो फुलफिल नहीं हो पाया था। पर सबसे पहले बात कब कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा 1833 के एक्ट में की गई थी, ओपन कंपटीशन एग्जाम की यहाँ पर बात की गई थी। ओके, इसके बाद इसमें क्या आता है, 1853 का एक्ट अभी आता है। अभी क्या हुआ, आपने देखा कि गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया है उसको सारे पावर्स दे दिए गए, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव नियम भी सब चीजें अगर इसके पास होंगी तो अब यहाँ पर पावर्स बढ़ गए। अब पावर्स बढ़ गए तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उन पावर्स को बेसिकली डिवाइड किया गया। एग्जीक्यूटिव पावर्स आपके एक जगह आ गए आपके, और लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल खोली गई जिसमें 6 मेंबर्स थे। ओके, याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खोली गई जिसमें आपके 6 मेंबर्स, क्योंकि इतने सारे पावर्स नहीं समझ सकते थे, 6 मेंबर्स के साथ यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल खोली गई। वो कहीं ना कहीं जाके आपको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। और वो एक एक्ट करती थी, फंक्शन ऐसा मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर, सेम फंक्शंस की तरह काम करती थी जैसे कि आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। ओके, तो 6 नए पार्षद यहाँ पर जोड़े गए। याद रखिएगा विधान पार्षद इसको कहा गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, सेम वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी जो मैंने बोले। ओपन कंपटीशन का एग्जाम यहाँ पर खोल दिया गया आपका, और लॉर्ड मैकॉले की जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस पर यहाँ पर वो एग्जाम खोल दिए गए। यहाँ पर दूसरी चीज, अब यहाँ पर क्या हुआ क्लियरली, अभी तक क्या होते थे 20-20 साल का देते थे, लेकिन 1853 में जो 20 साल का टर्म चला आ रहा था उसको यहाँ पर नहीं बोला गया। उन्होंने कहा आप संभालो जब तक संभालना है, पर कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया था, कोई भी पीरियड को यहाँ पर क्या है स्पेसिफाइड नहीं किया गया था कि कब तक आप संभालेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये रखें कि कब तक आप संभालेंगे, वो पॉइंट्स को यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। तो यही पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है, याद देख लीजिएगा। ओके, थर्डली इसमें क्या हुआ, 6 जो मेंबर्स आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड किए गए थे, इसमें एक प्रोविजन बनाया गया 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स होंगे आपके, 4 मेंबर्स बेसिकली इंडियंस होंगे, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाएंगे। वो आपके मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, तो यही पॉइंट आपको इसमें लिखे हैं कि 4 गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो ये सारे प्रोविजंस किए गए। अभी क्या होगा, 1857 का बेसिकली आप देखेंगे रिवॉल्ट होगा। 1857 के रिवॉल्ट के साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फिर अब यहाँ से चालू होंगे आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहाँ से चालू होगा आपका क्राउन रूल्स चालू होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल चालू होगा। ओके, तो अभी हमने जो पहला पार्ट था इसमें, यहाँ देखें आप, जो इसका पहला पार्ट था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, कंपनी रूल हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्राउन रूल को हम पूरा कंप्लीटली यहाँ पर क्राउन रूल को देखेंगे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं इस टेलीग्राम पर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल पर, जिससे आपको जैसी नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो आए, और उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइस सो मच।